वेलकम एस्पिरेंट्स। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एडुकेमी की इस यूट्यूब सीरीज में। पीवाईक्यू सीरीज है जिसमें हम कवर कर रहे हैं 1979 से लेकर 2024 तक के सभी पीवाईक्यूज और 45 इयर्स के पीवाईक्यूज कवर करने के अलावा जो हम कर रहे हैं इसमें वो है थीमेटिक कवरेज। इससे पहले बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं, चाहे वो ज्योग्राफी की हो, एनवायरमेंट की हो, पॉलिटी की, साइंस एंड टेक और लगभग सभी थीम्स पे जो है कुछ कुछ वीडियोस आ चुकी हैं। तो जाइए उन वीडियोस को भी देख लीजिए। और जो आज मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं, अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं सेम क्वेश्चंस तो पीवाईक्यू पोर्टल पे ये अवेलेबल होंगे और लिंक जो है इसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा एडुकेमी ऑफर कर रहा है आपको जीएस क्लास नोट्स कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको लगता है कि आपके जीएस फाउंडेशन नोट्स में कुछ वैल्यू एडिशन करना है तो आप हमारे नोट्स से कर सकते हैं। उसका लिंक भी इसी पर्टिकुलर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। आज की पर्टिकुलर थीम जो है एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट में जो टॉपिक हमने आज पिक किया है वो है एनवायरमेंट एक्ट्स एंड नेशनल बॉडीज। पहला क्वेश्चन शुरू करता हूं। हाउ डज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इंडियन एग्रीकल्चर? First statement is NBA, that is National Biodiversity Authority, checks the biopiracy and protects the indigenous and traditional genetic resources. NBA directly monitors and supervises the scientific research on genetic modification of crop plants, and applications for intellectual property rights related to genetic biological resources cannot be made विदाउट द अप्रूवल ऑफ एनबीए। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अब आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं वो देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। देखिए, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है ये कब फॉर्म हुई थी ये देख लीजिए। ये हुई थी बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, ये सभी को पता होगा ये था, और इसी में जो है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी फॉर्म हुई थी। बेसिकली नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का काम ये था कि रेगुलेट करना है जेनेटिक और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को, ताकि किसी भी तरीके से इन पर्टिकुलर रिसोर्सेज का कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, किसी भी तरीके से जो है इसका जो बेनिफिट्स है वो लोकल या इंडिजिनस कम्युनिटीज के साथ भी शेयर किया जा सके। तो पहला स्टेटमेंट है कि ये चेक करता है बायोपायरेसी एंड प्रोटेक्ट करता है इंडिजिनस एंड ट्रेडिशनल रिसोर्सेज को। ये बिल्कुल ठीक बात है, ये बायोपायरेसी को प्रोटेक्ट करता है और इंडिजिनस और ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट भी करता है। क्योंकि एक केस भी हुआ था, अगर आप देखेंगे तो कुछ फॉरेन एंटिटीज ने ये क्लेम कर दिया था कि नीम और बासमती उनके पेटेंट्स हैं, और उनके पेटेंट्स बोल के जो है उन्होंने मार्केट में उतार दिए थे वो प्रोडक्ट। लेकिन बाद में जो है एनबीए ने ये प्रूव करके दिखाया कि नीम और बासमती हमारे यहाँ के प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ के लोकल इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं, बहुत पहले से एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरीके से जो है बायोपायरेसी को रोकता है एनबीए। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एनबीए डायरेक्टली मॉनिटर्स एंड सुपरवाइजेस द साइंटिफिक रिसर्च ऑन जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। देखिए, ये कहता है कि एनबीए मॉनिटर करता है और सुपरवाइज करता है साइंटिफिक रिसर्च को। ये बिल्कुल गलत बात होगी, क्योंकि एनबीए बस रेगुलेट करता है। रेगुलेशन जो है बायोलॉजिकल जेनेटिक रिसोर्सेज का, ये एनबीए द्वारा किया जाता है, सुपरवाइज नहीं करता है साइंटिफिक रिसर्च को। अगर साइंटिफिक रिसर्च सुपरवाइजेशन करने की बात है तो उसके लिए एक अलग से कमेटी बनाई है जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ठीक है, वही करता है जेनेटिक मॉडिफिकेशंस रिलेटेड साइंटिफिक रिसर्च। थर्ड पॉइंट है आपका एप्लीकेशंस फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स related to biological resources cannot be made without the approval of NBA। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि अगर किसी को अपने प्रोडक्ट का पेटेंट कराना है तो पहले उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए अप्रूवल लेना होगा एनबीए का, यानी कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का, और उसके बाद जो है फर्दर किसी भी तरह की पेटेंटिंग हो सकती है। तो इस हिसाब से देखें तो 1 and 3 जो है करेक्ट है। तो 1 and 3 में आएगा ऑप्शन सी। आगे चलता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 2। इफ नेशनल वाटर मिशन इज प्रॉपरली एंड कंप्लीटली इंप्लीमेंटेड, how it will impact the country? First is the part of the water needs of urban areas will be met through recycling of wastewater. The water requirements of coastal cities with inadequate alternative source of water will be met by adopting appropriate technologies that allow for the use of ocean water. All the rivers of Himalayan origin will be linked to the rivers of Peninsular India, and the expenses incurred by farmers for digging bore wells and for installing motors and pump sets to draw groundwater will be completely reimbursed by the government। करेक्ट आंसर बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हो सकती हैं। तो देखिए, लेकिन नेशनल वाटर मिशन जो है, अगर आपको याद हो तो एक मिशन आया था पहले, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, 2011 का मिशन था ये, और इसके अंदर जो है कुछ कंपोनेंट्स थे, उस बहुत सारे 7-8 कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट नेशनल वाटर मिशन भी था। तो इसी मिशन में जो है कुछ डिसाइड किए गए थे, कुछ इसके की सेलिएंट फीचर्स थे जिनके ऊपर बात कर लेते हैं। इस मिशन में ये कहा गया था कि जो अर्बन एरियाज की जो पानी की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, नीड्स हैं, उनको पूरा करा जाएगा रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर करके। जैसे चेन्नई, बेंगलुरु वगैरह जो है वहां बोला था कि बहुत वेस्ट वाटर है, इतना रिसाइकिल कर देंगे, रीयूज कर लेंगे उसे कि वहां भी यूज हो जाएगा, और जो बचा हुआ है उसे गार्डनिंग या ग्रीनरी में भी यूज हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोस्टल सिटीज विद इनएडिक्वेट अल्टरनेटिव सोर्सेज विल बी मेट बाय अडॉप्टिंग एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज दैट अलाउ फॉर यूज ऑफ ओशन वाटर। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नेशनल वाटर मिशन में ऐसा कहा गया था कि जो कोस्टल सिटीज हैं और उनकी जो पानी की रिक्वायरमेंट्स है वो हम ओशन वाटर से करेंगे पूरी की पूरी। जैसे कहा गया था कि डीसैलिनाइजेशन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया जाएगा, और डीसैलिनाइजेशन टेक्नोलॉजीज के थ्रू वाटर जो खारा पानी है उसको पानी पीने के लिए लायक बनाएंगे। इनफैक्ट चेन्नई में जो है सबसे बड़ा डीसैलिनाइजेशन प्लांट लगा हुआ है, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है,
तो इस पे भी कुछ कुछ काम हो चुका है। ऑल द रिवर्स ऑफ हिमालयन ऑरिजिन विल बी लिंक्ड टू द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। नेशनल वाटर मिशन में ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई, ना इनका कोई ऑब्जेक्टिव था। ये अगर पर्टिकुलरली किसी का प्लान था या किसी का ऑब्जेक्टिव था तो वो था नेशनल वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। तो उसमें कहा गया था कि हिमालयन रिवर्स को लिंक कर देंगे पेनिनसुलर रिवर्स के साथ, और केन बेटवा लिंक जो आपने सुना भी होगा, वो एक इसका जीता जागता एग्जाम्पल है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गई। फोर्थ है the expenses incurred by farmers for digging bore wells and for installing motors and pumps that should draw groundwater will be completely reimbursed by the government। देखिए ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि नेशनल वाटर मिशन का जो पूरा मकसद है वो यही है कि मिनिमाइज करना वाटर की वेस्टेज को, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना, सस्टेनेबल तरीके से यूज करना वाटर का। तो जब यही सब करना है तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि गवर्नमेंट या कोई भी मिशन वो रीइंबर्स कर रहा है किसी ना किसी तरीके से फार्मर को कि आप बोरवेल्स बनाइए, मोटर इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि वो तो इटसेल्फ एक मेथड हो गया कि ग्राउंड वाटर को कैसे एक्सप्लॉयटेशन करना है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो इस हिसाब से जो है 3 और 4 गलत हो गए। तो सही आंसर होगा 1 और 2। आगे चलता हूं अपनी एक प्रोग्राम के ऊपर, जो आपको बता दूं कि प्रीलिम्स सपोर्ट प्रोग्राम जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है 9 दिसंबर 2024 से, और इसका एक टेस्ट भी हो चुका है 14 दिसंबर 2024 को, ठीक है। इसमें हम क्या क्या ऑफर कर रहे हैं एक बार इस पे बात कर लेते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट और एनालिसिस शीट ऑफर की जाएगी, जिसमें आप जो है एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे जो है ट्रेंड पकड़ना है। मैराथन सेशंस होंगे, लंबे लंबे सेशन होने वाले हैं, जिसमें 1 to 1 बैठ के एक डिटेल डिस्कशन किया जाएगा किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, चाहे वो ज्योग्राफी हो, एनवायरमेंट हो, हिस्ट्री, पॉलिटी और जितने भी होते हैं आप सभी जानते हैं। थर्ड है आपका बुक रीडिंग सेशन। देखिए बुक रीडिंग सेशंस होंगे जिसमें बताया जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं। एक बुक के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी रेलेवेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वहां पे कुछ रेलेवेंट भी है, कुछ इरेलेवेंट भी है, तो फिल्टर आउट करना बहुत जरूरी है। वही रिवीजन सेशंस होंगे, अगर इतनी पढ़ाई हो रही है तो उसका रिवीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप ऑब्वियसली भूल गए होंगे जो आपने पहले पढ़ा होगा, तो रिवीजन होगी तो एक क्विक बैक हो जाएगा, रिकैप हो जाएगा पूरी आपकी लर्निंग्स का। सेक्शनल टेस्ट जो कि थीमेटिक वाइज होंगे, पॉलिटी का होगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, तो इसी तरीके से सेक्शनल टेस्ट चलेंगे। फुल लेंथ टेस्ट है जो कि पूरे के पूरे यूपीएससी के पैटर्न में बनाए गए हैं। जैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है वैसे ही फुल लेंथ टेस्ट में यूपीएससी वाला पैटर्न फॉलो किया जाएगा। यूपीएससी मिक्स टेस्ट, जी हाँ, यूपीएससी का एक जो है ट्रेंड रहा है कि वो बहुत सारे क्वेश्चन वो पूछ लेता है जो उसने यूपीएससी के दूसरे एग्जाम में भी पूछे होते हैं, जैसे सीडीएस हुआ, एनडीए हुआ, सीएपीएफ हुआ। तो ये कुछ ऐसे एग्जामिनेशन है जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी हिट हो जाता है। वहीं करंट अफेयर्स की पूरी रिवीजन कराई जाएगी 2024 अप्रैल से लेकर 2025 तक। सीसैट का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा उन स्टूडेंट्स को जिन्हें लगता है कि मैं सीसैट में बहुत वीक हूं, मुझे कोई ना कोई हेल्प चाहिए, हैंड होल्डिंग कराई जाएगी। वहीं पर्सनलाइज मेंटरशिप मिलेगी आपको, जहां आप अपने मेंटर्स के साथ बैठ के 1 to 1 बात कर सकते हैं और अब आप कोई भी डाउट रिजॉल्व कर सकते हैं। वहीं आप उनके साथ बैठ के स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि कैसी मैं इस एग्जाम की तरफ जो है अप्रोच करूं। वहीं 11th जो कंपोनेंट है वो है टेस्ट डिस्कशंस का। जैसे कि टेस्ट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली इनका डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको कुछ नई वैल्यू एडिशन करेगा, नई इंफॉर्मेशन देगा आपको, तो वो भी होगा। और जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है एडुकेमी के, जिनका नाम है प्रयास ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के अंदर आपकी जो रैंकिंग्स है वो ऑल इंडिया लेवल पे निकाली जाएगी। तो आपका कंपटीशन भी अपने ही दोस्तों के साथ होगा, तो आपको आइडिया मिलेगा कि मेरी प्रिपरेशन कहाँ है और मुझे अभी कितना आगे जाना है। तो 9 दिसंबर को प्रोग्राम शुरू हो चुका है, 14 दिसंबर को पहला टेस्ट था, 21 दिसंबर को दूसरा टेस्ट था, और क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रही है तो 11 जनवरी से पीएसपी का दूसरा बैच भी लॉन्च होने वाला है। याद रखिएगा 11 जनवरी, ठीक है, 11 जनवरी से दूसरा बैच लॉन्च कर रहे हैं पीएसपी का एडुकेमी। तो एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि लास्ट टाइम जो स्टूडेंट्स हमारे साथ एनरोल हुए थे उनमें से कम 45% स्टूडेंट्स ने 2024 का प्रीलिम्स क्रैक किया था, क्योंकि हमारे 50% क्वेश्चंस डायरेक्ट हिट थे इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के। वहीं अगर आप इस प्रोग्राम को लेते हैं तो ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली एक्यूरेसी बढ़ेगी तो आपका स्कोर बढ़ेगा और आपकी हेल्प होगी इस एग्जाम को क्रैक करने में। आगे चलता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 3। विद रेफरेंस टू इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। व्हेन अ वाइल्ड एनिमल इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड, such animal is entitled for equal protection whether it is found in protected area or outside. Apprehension of a protected wild animal becoming a danger to human life is sufficient ground for its capture or killing. Which of the statements above are correct? देखिए जब ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात कर रहा है तो मोटी मोटी अगर ये बात कर रहा है तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, ये बिल्कुल सही बात है। वाइल्ड एनिमल्स गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, चाहे वो जिंदा है चाहे वो मर चुके हैं, अगर वो सड़क पर भी मरे हुए हैं, चाहे उनकी बोन्स है, उनकी स्किन है, उनका कोई भी पार्ट जो है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और आप उसे टच नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट से जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपने इन्फॉर्मेशन नहीं ली है। दूसरा है व्हेन अ वाइल्ड एनिमल इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड, सच एनिमल इज एंटाइटल्ड फॉर इक्वल प्रोटेक्शन वेदर इट इज फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरिया और आउटसाइड। बिल्कुल ठीक बात है, अगर कोई वाइल्ड एनिमल प्रोटेक्टेड एरिया में है और वो वाइल्ड एनिमल पहले से डिक्लेयर हो चुका है
तो उस एनिमल को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी, चाहे वो आपका नेशनल पार्क में हो, चाहे वो सड़क पे आपके गांव में आगे गया हो, उस केस में भी उसको सेम प्रोटेक्शन ही मिलेगी। और इसीलिए बोला जाता है कि वाइल्ड एनिमल्स को किल करना इतना आसान नहीं है। थर्ड पॉइंट है वो भी किलिंग के ऊपर ही है कि एप्रीहेंशन, जस्ट बिकॉज आपको एक एप्रीहेंशन है, आपको डर है कि ये मेरी लाइफ को थ्रेट पहुंचा सकता है, आप उसको किल नहीं कर सकते, ये कोई ग्राउंड नहीं है उसका किलिंग का। इसमें जो ग्राउंड बताए हैं लॉस के अकॉर्डिंग वो ये है कि या तो ऑलरेडी वो पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल आपको किसी ना किसी तरीके से हर्ट कर चुका हो, कोई इंजरी कर चुका हो, ठीक है, वो आपको सबूत देना पड़ेगा। प्लस अगर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होता है वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, अगर उससे परमिशन मिली हुई है, पर्टिकुलर आपने देखा होगा बहुत सारे रूरल एरियाज में कहीं लेपर्ड आ जाता है तो उस पर अटैक हो जाता है और उस पर कई बार उन पर मुकदमा भी हो जाता है। तो लेपर्ड भी अगर जो है अनलेस एंड अनटिल ये प्रूव ना हो जाए कि वो मैन ईटिंग है, उसने कुछ जानवरों को पहले जो है, कुछ इंसानों को जो है पहले खा रखा है या किसी ना किसी तरीके से जो है इंजरी पहुंचाई हुई है, तभी जो है उसको किल किया जाता है। अनलेस एंड अनटिल आप उसको किल नहीं कर सकते। अगर उस केस में किल करते हो तो आपके ऊपर एक इलीगल एक्ट लगेगा, जो भी आपका पनिशमेंट होगी वो उसमें दी जाएगी, ठीक है। तो एप्रीहेंशन कोई तरीका नहीं है, इसलिए इसको काटता हूं और जो स्टेटमेंट बनेगी वो है 1 और 2। आगे चलता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। देखिए सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में अगर कोई एजेंसी फॉर्म हुई है तो वो है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ठीक है। आगे चलता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 36% of India's districts are classified as overexploited or critical by Central Groundwater Authority. Central Groundwater Authority was formed under the Environment Protection Act 1986, and India has the largest area under groundwater irrigation in the world. Which of the statements given above are correct? देखिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है, चाहे इसका कोई डेटा हो, चाहे इसकी कोई फाइंडिंग्स हो, या कैसे ये फॉर्म हुई थी। अगर ये किसी भी प्रकार से न्यूज में है तो प्लीज इसको एक बार जरूर देखिएगा। हर साल 1-2 साल के बाद जो है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अभी पूछा है कि 36% ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है ओवर एक्सप्लॉइटेड है, क्रिटिकल है। जी नहीं, ये नंबर थोड़ा सा बड़ा है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के अकॉर्डिंग अगर 2022 का डेटा बताऊं आपको तो लगभग 17% जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो है ऐसी हैं जिनको ओवर एक्सप्लॉइट किया गया है, और क्रिटिकली एक्सप्लॉइटेड में जो है कुछ 5 या 7% के आसपास है, ठीक है। तो अभी का डेटा एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, अभी कोई फ्रेश डेटा अवेलेबल है नहीं, 2022 के डेटा पे ही चल रहा है सब कुछ। तो अगर आता है तो प्लीज अपडेट रहे उससे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। दूसरा है आपका सीजीए वाज फॉर्म्ड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये बिल्कुल ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भी इसी के ऊपर था। इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड, ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि इंडिया के अंदर लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर इरिगेशन हो रही है पूरी दुनिया को मुकाबले अगर देखा जाए तो। और खासकर अगर आप देखेंगे तो नॉर्दर्न प्लेन्स में जो इंडो गैंगटिक प्लेन्स है वहां तो पूरा का पूरा ग्राउंड वाटर इरिगेशन पे ही चलता है, पूरा का पूरा कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर या फिर जो है रेसिडेंशियल एरियाज में भी अगर पानी जा रहा है तो इसी तरीके से जा रहा है। तो 2 और 3 स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, तो ऑप्शन बी वुड बी द राइट वन। आगे चलता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 6, फॉर द मेजरमेंट एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट इमेजेस remote sensing data is used? Chlorophyll content in the vegetation of specific location, greenhouse gas emissions from rice paddies of specific location, and land surface temperature of specific location. Select the correct answer using the code. ठीक है, थोड़ी सी लॉजिक लगाएंगे तो इस पे भी आप जो है बता सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली इसका आंसर होगा। क्लोरोफिल कंटेंट इन द वेजिटेशन ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन, ये बात बिल्कुल ठीक है। सैटेलाइट जो होती है या रिमोट सेंसिंग डेटा जो है वो हमको हेल्प करता है ये बताने में कि कौन सी वेजिटेशन के अंदर क्लोरोफिल ज्यादा है, पर्टिकुलर प्लेसेस में कहाँ क्लोरोफिल कम है, और उसी से ही जो है वो प्रिपेयर भी करते हैं। आपने सुना होगा एक वेजिटेशन इंडेक्स के बारे में, तो वेजिटेशन इंडेक्स भी जो है इसी तरीके से सैटेलाइट के बेसिस पे इंप्रूव होता है। क्लोरोफिल का एक फैक्ट है वो ये है कि अगर क्लोरोफिल ज्यादा है तो वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो इसी से जो है पहचान लेते हैं सैटेलाइट का यूज करके। पर्टिकुलर एक सैटेलाइट भी है जैसे सेंटिनल, उसका यूज होता है इसी तरह की चीजों के लिए। ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम राइस पैडीज ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि ग्रीन हाउस गैस अगर एमिट हो रही है राइस पैडीज से किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन से, तो डेटा अगर जो है यूज करके या फिर सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि कितनी मीथेन वहां से एमिट हुई होंगी। ओवरऑल जो डेटा है वो कहता है कि 10% कंट्रीब्यूशन मीथेन का राइस पैडीज से होता है ओवरऑल इंडिया में, तो ये भी ठीक हो गया। थर्ड पॉइंट इज लैंड सरफेस टेम्परेचर ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि लैंड सरफेस टेम्परेचर स्पेसिफिक लोकेशन का पता लग जाएगा। और ये तो एक सिंपल सी बात भी है कि वेदर फोरकास्टिंग जो होती है वो इसी के बेसिस पे होती है कि पर्टिकुलर लैंड सरफेस टेम्परेचर कितना है, उसी के बेसिस पे ये करते हैं। लैंड सेट भी है और इसरो के पास और भी बहुत सारी जो है आपका सैटेलाइट्स हैं जिनसे वो ये पता कर सकते हैं। तो सारी स्टेटमेंट जो ठीक है 1, 2 एंड 3। आगे चलता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एम्पावर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू, दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड प्रोसीजर एंड मैनर इन विच इट इज sought, and lay down the standards for emission or discharge of environment pollutants from various sources. Which of the statements given above are correct? देखिए दो स्टेटमेंट्स दी गई है और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के कुछ प्रोविजंस हैं उनसे उन्हें मैच करना है। देख लेते हैं क्या है।
पहला कहता है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन का जो प्रोसेस है एनवायरनमेंट के अंदर वो कहा गया था, रिक्वायरमेंट के लिए बोला गया था। देखिए रिक्वायरमेंट जैसा कुछ नहीं बोला गया था, ऐसा कुछ नहीं कहा था कि रिक्वायरमेंट है पब्लिक पार्टिसिपेशन की होनी ही चाहिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में। हाँ, ये जरूर कहा गया था कि अगर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में किसी तरीके से हम ये कर सकें, पब्लिक पार्टिसिपेशन लेके आ सके, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और देखते देखते इसके लिए एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट आया भी था। हालांकि अब जो है धीरे धीरे इस पर्टिकुलर प्रोविजन की जो वीकनेस है वो सामने आ रही है, जैसे कि ग्रेट अंडमान वाला जो निकोबार प्रोजेक्ट है, और भी इसके अलावा वेदांता वाला माइनिंग प्रोजेक्ट, उन सब में हम देख चुके हैं कि किस तरीके से ईआईए को मैनिपुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। सेकंड है, ले डाउन द स्टैंडर्ड्स फॉर द एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस पर्टिकुलर एक्ट में ये डिसाइड किया गया था कि हम एक स्टैंडर्ड सेटअप करेंगे कि किस किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से कितना एमिशन डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो उसी में ही पर्टिकुलर बॉयलर इंडस्ट्री है तो इतना एमिशन एक्सेप्टेबल है, इससे ज्यादा नहीं होगा वरना पेनलाइज होगा। जैसे BS4 के ऊपर बात करते हैं, BS4 BS6, तो ये भी इन्हीं चीजों के ऊपर जो है आपका डेवलप हुई थी कि BS4 में इतना एमिशन है तो ये उस स्टैंडर्ड को वायलेट कर रहा है, तो हमें शिफ्ट होना होगा BS6 की तरफ। ठीक है, तो और स्टेटमेंट सेकंड वुड बी द राइट वन, सो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में है, एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 इन इंडिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Waste generator has to segregate waste into 5 categories. Rules are applicable to notified urban local bodies, notified towns, and all industrial township only. Rules provide for exact and elaborate criteria for the identification of sites for landfills and waste processing facilities. The fourth one is, it is mandatory on the part of waste generator that the waste generated in one district cannot be moved to another district. देखिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 है, एक बार जरूर देख लीजिएगा, और ये कई बार जो है अमेंड भी हो चुका है। देखते हैं 2016 के प्रोविजंस में क्या था कि वेस्ट जनरेटर हैज टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरीज। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। 5 कैटेगरीज के लिए नहीं बोला गया था, जो बोला गया था वो 3 कैटेगरीज के लिए बोला गया था कि एक हो जाएगी बायोडिग्रेडेबल, दूसरा हो जाएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल, और तीसरा हो जाएगा हजार्डस। ठीक है, इस तरह से 3 कैटेगरीज में डिवाइड करने के लिए बोला गया था। दूसरा है आपका, रूल्स आर एप्लीकेबल टू नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज, नोटिफाइड टाउन्स एंड ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप ओनली। ओनली वर्ड आ गया, फिर से कुछ इसमें प्रॉब्लम आ गई। देखिए रूल्स जो है वो किसी अर्बन लोकल बॉडीज, नोटिफाइड टाउन्स, इंडस्ट्रियल टाउनशिप, सिर्फ इनके लिए नहीं था, बल्कि ये कहा गया था कि रूल्स एप्लीकेबल होंगे हर वेस्ट जनरेटर के लिए। कोई भी वेस्ट जनरेटर, चाहे वो अर्बन में हो, चाहे वो रूरल में हो, चाहे वो रेसिडेंशियल में हो, चाहे कमर्शियल में हो, कोई इंडस्ट्रियल टाउनशिप हो, एयरपोर्ट हो, किसी तरह का स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो, हर जगह पे जो भी वेस्ट जनरेटर है उसके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल होंगे। तो स्टेटमेंट को सही से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कट। ऑप्शन सी, द रूल्स प्रोवाइड फॉर एग्जैक्ट एंड इलैबोरेट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर लैंडफिल्स एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। ये स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि रूल्स में ऐसा बताया गया था कि जो भी लैंडफिल साइट्स होंगी उनके लिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड लेआउट किया जाएगा। ये बोला गया था कि जो लैंडफिल साइट्स होंगी वो हाईवेज के आसपास नहीं होंगी, जो लैंडफिल साइट्स होंगी वो किसी वाटर बॉडीज के पास नहीं होंगी, जो लैंडफिल साइट्स होंगी वहां पे रेसिडेंशियल एरियाज के बीच में कुछ बफर होगा। ठीक है, ऐसी कुछ जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, ऑल्दो कितनी फॉलो हुई हैं कितनी नहीं वो आप देखेंगे, आप भी बेहतर जान पाएंगे। फोर्थ पॉइंट है जो आपका वो है, इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ वेस्ट जनरेटर दैट द वेस्ट जनरेटेड इन वन डिस्ट्रिक्ट कैनॉट बी मूव टू अनदर डिस्ट्रिक्ट। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है, इस तरह की स्टेटमेंट ऐसी नहीं आई थी, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे जो शहर हैं उनके अंदर जो भी वेस्ट जनरेट होता है वो नियर बाय किसी बड़ी डिस्ट्रिक्ट के पास ही जाता है प्रोसेस होने के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो वन डिस्ट्रिक्ट से मूव ना ही होगा दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इस तरह की कोई स्टेटमेंट इस पर्टिकुलर प्रोविजन में या इस पर्टिकुलर रूल्स में नहीं थी। दिल्ली एनसीआर का अगर आप एग्जांपल लेंगे तो दिल्ली एनसीआर में बहुत सारा वेस्ट जो है एनसीआर वाला एरिया से या अगल बगल के एरिया से दिल्ली में आता है, तो लैंडफिल साइट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी अगर नए आए हैं कुछ चेंजेस हुए हैं तो प्लीज उससे अपडेट रहिएगा। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगली बार फिर से आएंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।